नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। पिछले वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का कुछ क्वेश्चन को हल करते हुए और शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, उसके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र, ये सब के बारे में पढ़ा था। वो सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, आज हम लोग इसमें नया एक विषय जोड़े हैं जिसका नाम है हिंदी, और हिंदी में समास किसे कहते हैं इसको हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे। चूँकि समास हर एक एग्ज़ाम में, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछता है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का हो, यूपी एसआई का हो, यूपी लेखपाल का हो, बिहार एसआई का हो, या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें आपको विकल्प के रूप में हिंदी या अंग्रेजी दो सब्जेक्टों को दिया जाता है। तो आज हम लोग समास किसे कहते हैं, उसके कितने भेद है, उसको कैसे पहचाना जाएगा, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। यह आपको किताबी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, यह आपको सिर्फ समझने में हेल्प करेगा कि समास किसे कहते हैं और इसको कैसे पहचाना जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे उसके परिभाषा लिखने के लिए नहीं पूछता है, उसमें आपसे सिर्फ ये जानने के लिए पूछता है कि इसको किस समास के अंतर्गत आता है और इसको तोड़ने पर इसको कैसे तोड़ा जाएगा, उसका विग्रह कैसे किया जाएगा, वो उसमें पूछता है। तो देखिए, आज सबसे पहले हम लोग समास किसे कहते हैं और उसके भेदों को जानते हैं, फिर आगे उसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो देखिए, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मतलब पहला शब्द और प्लस सेकेंड शब्द इक्वल टू थर्ड, एक नया जो शब्द बनेगा ना उसी को समास बोला जाएगा। तो आप देखिए, जैसे में है राजपुत्र, तो फर्स्ट शब्द क्या हो गया, राजा, और सेकेंड पुत्र, तो उसका क्या होता है, राजा का पुत्र, तो इक्वल टू क्या हो गया, राजपुत्र। ठीक है, तो एक नया आपके सामने में शब्द बन गया है, तो इसी को समास बोला जाएगा। अब समास के भेद, तो समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है अव्ययी भाव समास, सेकंड होता है तत्पुरुष समास, थर्ड होता है बहुब्रीहि समास, फोर्थ होता है द्वंद्व समास, फिफ्थ होता है द्विगु समास, और सिक्स्थ होता है कर्मधारय समास। तो आज सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको इरेज करेंगे और फिर आगे का समास को लिखेंगे और उसको भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, अव्ययी भाव समास किसे कहता है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, और उसमें बुक इस लैंग्वेज में अगर आप लोग जाएंगे तो उसमें लिखा हो रहता है कि जिसका पद प्रधान हो, उसके बाद और बाकी शब्द उसका अव्यय हो जाए तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी शब्द है उसके पहले अगर उपसर्ग लगा हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जैसे में यहाँ देख लीजिए, यथा संभव, तो यथा प्लस संभव है, मतलब जैसा संभव हो, तो यहाँ यथा इसका उपसर्ग हो गया तो यथा संभव हो गया। आजन्म है, मतलब जन्म में आ लग गया है तो ये उपसर्ग हो गया, तो जन्म से लेकर तो ये आजन्म हो गया। तो आप समझ जाइएगा कि जिस भी समास में उपसर्ग अगर लगा हो, उसको विग्रह करने पर हमको उपसर्ग सबसे पहले दिखाई देता हो तो वो समास क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड नहीं देखते हैं, हिंदी के जो कुछ उपसर्ग है उसको एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि तोड़ने के वक्त इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे अ से, ये अ उपसर्ग हो गया, अ से भाव में अ लग गया तो अभाव हो गया, छूता में अ लग गया छूता हो गया, अथा है था में अ लग गया था था हो गया, अटल है टल में अ लग गया तो अटल हो गया। तो समझ गए ना कि ये उपसर्ग हो गया। पर यहाँ देख लीजिए, अन्न लिखा हुआ था, मोल में अन्न लग गया था अनमोल हो गया, अनवन है तो वन में अन्न लग गया है तो अनवन हो गया, अन्न जो पढ़ है तो पढ़ में अन्न लग गया है तो ये भी उपसर्ग हो गया है ना, तो अनपढ़ हो गया। फिर पर है तो ये उपसर्ग में आएगा, तो परलोक में, लोक में पर लग गया तो परलोक हो गया। परोपकार, पर इसमें भी है, पर जोड़ उपकार होता है। ठीक है, परहित, तो पर इसमें से हट गया है और हित है मान लीजिए, तो हित एक अलग शब्द हो गया जिसका कुछ अलग अर्थ निकलता होगा और पर उसमें उपसर्ग लगा हुआ था। ठीक है, तो अब यही भाव आप समझ गए होंगे कि जिन शब्दों में प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो तो सिर्फ उपसर्ग देखना है और वह अव्ययी भाव समास हो गया। अब हम लोग तत्पुरुष समास की ओर देखते हैं। समास के विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, इसी तरह पूरा जो इसका जो कारक चिन्ह होता है इस साइड वाला, इसको याद रखिएगा। और इसको जब तोड़ेंगे ना किसी शब्द को तो ये बीच में आता रहेगा तो वो तत्पुरुष समास आएगा। जैसे देखिए, यश प्राप्त लिखा होता है, यश को प्राप्त, तो बीच में को आया ना, तो कर्ता ने कर्म को है तो को आ गया, तो आप समझ गए हैं कि यश को प्राप्त करने वाला, तो ये तत्पुरुष में आ जाएगा। मन चाहा, मन से चाहा, तो करण में आता है ना से,
तो मन से चाहा। तो जब तत्पुरुष समास में आप जब कर्ता विभक्ति चिन्ह होता है ना, कारक चिन्ह, तो वो देखते रहेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, ऐसे करके अगर उसमें का कोई भी शब्द बीच का आता रहेगा तो वो समझ जाएंगे कि वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, एक बार देख लो फिर से। समास के विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें का, की, को, के, लिए, में, पर, ये सब आते हैं बीच में तोड़ने पे। तो जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मन चाहा, मन से चाहा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो आप देख चुके हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अब हम लोग इसको इरेज करेंगे और उसके बाद में आपको फिर से मैं दूसरा समास लिखकर आपका वीडियो फिर से बनाता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने अव्ययी भाव और तत्पुरुष देख ही लिया था। अब आगे का जो 4 समास बच रहा है उसको हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। तो उसके बाद का थर्ड समास हो गया बहुव्रीहि समास। वैसे ऊपर नीचे हो सकता है समास का क्रम में, क्योंकि इसको सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बुक में अलग अलग जगह पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, मतलब जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं, अर्थात दोनों पद मिलकर कोई तीसरा पद बन जाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा समास कहता है, तो बहुव्रीहि समास। मतलब जिसमें कोई भी पद नहीं, जो भी पद लिखे हैं उससे अलग उसका अर्थ निकल जाएगा। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर कितना लंबोदर गणेश जी को बोला जाता है, गणेश जी का नाम है। या घनश्याम, तो घनश्याम किसका नाम है, कृष्ण जी का नाम है, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे ना तो है जिसका या के समान भी उसके बीच में तोड़ने पे हम लोग को साउंड आएगा वैसा। जैसे लंबा उदर है जिसका, ठीक है, तो लंबोदर का हो गया। घनश्याम, घन के साथ मतलब काला, जिसका रंग किसका है, तो श्री कृष्ण जी का है। तो बहुव्रीहि समास में वही होगा जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, मतलब उस पर क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, उससे कोई दूसरा अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे पीताम्बर होता है तो वो किसको बोला जाता है, विष्णु भगवान को बोला जाता है, पीला वस्त्रधारी, तो ये उसमें चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं था, इसमें अलग अर्थ निकल जा रहा था। द्वंद्व समास में दोनों पद का प्रधानता होता है, ठीक है। और विग्रह करने पर और, मतलब उसको जब तोड़ेंगे ना तो बीच में और लगाना पड़ेगा, या लगाना पड़ेगा, या डैश का ये वाला चिन्ह उसके बीच में आएगा ही आएगा। जैसे माता पिता, तो माता और पिता हो गया, राजा और रंग लिखा ही हुआ है तो राजा रंग, तो ये डैश भी आप देखिएगा तो उसको द्वंद्व समझिए, ठीक है। उसके बाद और भी रहे तो भी द्वंद्व समझिए, या भी रहे तो उसको भी आप द्वंद्व समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं द्विगु समास। इसका पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में कुछ सोचना ही नहीं है, वो नंबरिंग आ गया, मतलब नंबर कुछ भी आ जाता है उसको जब हम तोड़ते हैं या उस शब्द को देखते ही बस वो द्विगु समास में आ जाएगा। जैसे में चौराहा, तो चार राहों वाला क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो ये गोलंबर हो गया, तो 4 गो राह हो गया ना, तो चौराहा वो हो गया। त्रिफला, 3 फलों का मिश्रण, 3 फल मिलाकर एक मिश्रण तैयार करके कुछ बनाया जाएगा तो उसको त्रिफला बोला जाएगा, ठीक है। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला और बाद का दोनों पद प्रधान हो, मतलब कर्मधारय समास में है ना कि पहला और बाद का दोनों पद उसका प्रधान ही होगा। और विग्रह करने पर है जो या के समान ये बीच में है, मतलब उसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना कर्मधारय समास को तो बीच में है जो या के समान उसमें भी आएगा। तो अब देखिए महात्मा, तब महान है जो आत्मा, तो है जो आत्मा आ गया, तो उसको आप जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो तो उसको तोड़ के पहले देखिएगा कि ये किस समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उपसर्ग वाला आएगा तो अव्ययी भाव में आएगा। तत्पुरुष समास में कर्ता ने कर्म को आ जाएगा, ठीक है। द्विगु समास में आपका नंबरिंग वाला सिस्टम आ गया है। द्वंद्व समास में बीच में डैश है, और है, या है। बहुव्रीहि समास में कोई दूसरा ही अर्थ उसका निकल जा रहा है। और आपका ये कर्मधारय समास जो है जिसमें है जिसका आ जा रहा है बीच में। मृग नयन, तो मृग के समान नयन, तो यहाँ के समान से देखिए लिए बीच में के समान था और यहाँ है जो, तो है जो से आ गया आपके पास। देखिए अब आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ भी तो के समान लिखा हुआ है, यहाँ भी के समान लिखा हुआ है, फिर तो वहाँ पे कैसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमसे गलत क्वेश्चन में आंसर टिक हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पे अगर आपको कर्मधारय समास का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो वहाँ आपको बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं रहेगा। अगर बहुव्रीहि रहेगा तो वहाँ पर कर्मधारय नहीं रहेगा। तो आप इजी वे में कर सकते हैं। अब सोचते हैं कि दशानन रावण को बोला जाता है,
तो आप सोचेंगे कि दशानन तो रावण को बोला जाता है, तो ये तो बहुब्रीहि समास होगा। और यहाँ सीखे हैं कि 10 का मतलब होता है कि संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन वाला वर्ड हुआ। लेकिन देखिए इसमें जो द्विगु समास होता है इसमें ये निर्जीव हुआ, चौराहा निर्जीव हुआ, त्रिफला निर्जीव हुआ। लेकिन दशानन रावण जो है वो निर्जीव वस्तु नहीं है ना, वो तो सजीव था। तो इसके लिए इसको हम बहुब्रीहि में डालेंगे। अब मान लीजिए अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं रहता है, द्विगु ऑप्शन में रहता है, बहुब्रीहि रहता ही नहीं है, 4 दूसरे समास के भेद आ जाते हैं, बहुब्रीहि नहीं रहता है, द्विगु रहता है, तो हम लोग द्विगु दशानन में डालेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब आप लोग के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको आपको कल बना के लाना है। तो समास को आपको पहचानना है। जैसे में अधमरा है फर्स्ट, नीलकंठ है, क्षणभंगुर है, माखन चोर है, यश प्राप्त है, हिमालय है, गुण दोष है, अन्न और जल है, त्रिनेत्र है, त्रिभुज है। ये 10 को आपको बनाना है अपने कॉपी में। सबसे पहले तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा पूरे समास को, उसके बाद उसको बनाइएगा और इसको कॉपी में बना के नोट डाउन करके रखिएगा और कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट में भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि इसको आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आगे इसी तरह पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।